अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान मोना खान आपके शो रियल पाकिस्तानी के साथ। जी नाज़रीन, आज के हमारे रियल पाकिस्तानी नामवर वकील, सोशल एक्टिविस्ट, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट और ये जो है सिंध बार काउंसिल के मेंबर भी 4 दफ़ा रह चुके हैं, पाकिस्तान बार के भी मेंबर रह चुके हैं और ये सुप्रीम कोर्ट के जी नामवर वकील भी हैं। और जब मैं इंसानियत की बात करती हूँ या पाकिस्तान की बात करती हूँ, कहीं पे भी किसी भी चीज़ के हवाले से, इंसानियत के हवाले से कोई भी खिलाफ वर्जी, कोई भी नाइंसाफ़ी हो तो वो उनकी आवाज़, उनकी ढाल बन जाते हैं। और जिस तरह से मैंने कहा 40 साल से ज़ायद का अरसा जो वकालत से वाबस्ता है, इनकी कोशिश यही रही है कि ना सिर्फ नेशनल बल्कि इंटरनेशनल फोरम पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। और इनकी क्या ही बात है कि माशाल्लाह से 8 लैंग्वेजेस पे इनको अबूर हासिल है। और इन्होंने अपनी जो है जद्दोजहद का सिलसिला जेल से ही किया था, जब जहाँ पे जिधर भी उन्होंने नाइंसाफ़ी देखी थी। तो आज के हमारे रॉयल पाकिस्तानी वन एंड ओनली ज़िया अहमद अवान साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। जी नाज़रीन, आज के हमारे रियल पाकिस्तानी और पाकिस्तान के नामवर वकील हमारे साथ मौजूद हैं, ज़िया अहमद अवान साहब। हम उन्हें वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम ज़िया साहब, कैसे हैं आप? ज़िया साहब, हम जैसे ही आपके ऑफिस आए, सबसे पहली नज़र जो है मुझे आपके इस अवार्ड पे पड़ी है और इस पे लिखा है आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन ऑफ द वर्ल्ड 1994 की बात है। तो मुझे आप ये बताएं कि कितनी, अभी भी माशाल्लाह यू आर स्टिल यंग, ठीक है, लेकिन कितनी छोटी उम्र से ही आपने अपनी जद्दोजहद, अपनी स्ट्रगल का आगाज़ कर दिया था? क्योंकि हम जो है आपको एक जगह पे नहीं, माशाल्लाह से बहुत सारी जगहों पे ह्यूमन राइट्स की बात आए, वर्ल्ड पीस की बात आए, ख़वातीन की इश्यूज़, बहुत सारी चीज़ों में जहाँ भी पाकिस्तान के मसले मसाइल होते हैं, कहते हैं कि जी ज़िया साहब से कॉन्टेक्ट करें। तो क्या कहना चाहेंगे आप? अल्लाह ताला की देन है, आपसे जो कोई काम लेना चाहता है अल्लाह, तो आपको खुद ब खुद रास्ता मिल जाता है। मैंने तो सोचा था कि मैं थोड़ा बहुत कुछ करूँगा और फिर अपने प्रोफेशन को टाइम दूंगा, लेकिन अल्लाह ने मेरे से काम लेना था और हज़ारों लोग हमने जेलों से निकाले। बहुत सारी नई चीज़ें जो पाकिस्तान में मैंने इंट्रोड्यूस की, वो भी आप जब सुनेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा। वो तो बहुत कम लोगों को पता है कि जैसे अब पाकिस्तान में पहली दफ़ा अगर ट्रैफिकिंग इन वेमेन एंड चिल्ड्रन की जो स्ट्रगल थी वो मैंने उसको शुरू किया था, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत सारे बंगाली, बर्मी जो है वो स्मगल होके आते थे और जेलों में जब मैं जाता था तो वहाँ मैं उन औरतों से, बच्चों से मिलता था। फिर उनको हमने निकालना शुरू किया। एक वो स्ट्रगल बनी। फिर बांग्लादेश गया, फिर नेपाल गया, फिर वो पूरा हमने रीजन के जो है ना नेटवर्क बनाए। तो एक तो ये था जो इब्तदाई हमने की थी। दूसरा ये कि पाकिस्तान में जो हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस की बात हो रही है, उसका लॉ हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया। उसमें वो 2001 में हमने बनाया था, जब मुझे, अच्छा मैंने कोई बहुत मॉड शॉर्ट ख़वातीन की वजह से नहीं बनाया था, मैं आपको सही बताऊं। मैंने बनाया इसलिए था कि हमारे पास जो लीगल एड लेने आती थी ख़वातीन, उनमें ज़्यादातर गारमेंट वर्कर्स और ये जो काम करती हैं फैक्ट्रियों में, उनको हरासमेंट बहुत थी। तो फिर मैं सोचता था कि इनके लिए कुछ करना चाहिए, तो तब हमने बनाया। उसके बाद मैंने दूसरा काम जो शुरू किया वो था कि डोमेस्टिक वर्कर्स के किस तरह राइट्स को हम लोग, वो वर्नेबल क्लासेस जिनके लिए हमें काम करना चाहिए, तो वो हम कर रहे हैं और करते रहेंगे। और जब काम कर रहे थे और लोगों को लीगल एड दे रहे थे, क्योंकि लीगल एड भी यहाँ थी नहीं, और लीगल एड भी कई किस्म की होती है। अब ये लोगों को नहीं पता कि भाई कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि जब आप स्ट्रगल करते हैं तो उसके पीछे फ़िलासफ़ी होती है। तो मैंने वो फ़िलासफ़ी पहले पढ़ी है, सीखी है, तब मैंने काम शुरू। ये भी आप बता दें। मैं पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ मुझे इसका था कि मुझे अपनी ट्रेनिंग लेनी चाहिए, तो मैंने सबसे पहले मैं गया, मैं हॉलैंड गया। हॉलैंड में मेरे एक डिप्लोमा था, मैंने किया। उसके बाद मैंने जो चूज़ किया कंट्री वो था फ़िलीपींस, क्योंकि फ़िलीपींस में मार्कोस के ज़माने में जब वो डिक्टेटर था, 7 वकीलों को उन्होंने मर्डर करवाया था जो ह्यूमन राइट्स के लॉयर थे। और मैंने कहा कि वो जिस तरह की स्ट्रगल है हमें भी वैसे करनी है, क्योंकि हम भी जो हमने अपनी आंख खोली तो हमने ज़िया-उल-हक का मार्शल लॉ देखा है। ऐसा ही है। तो इसलिए हम वो सारी चीज़ें ट्रेंड अपने आप को करना चाहते थे, तो हमने सारी ट्रेनिंग्स दी हैं इसकी। और असल ट्रेनिंग में यहाँ पे जिक्र करना चाहूंगी, जेल में आपकी रही है, क्योंकि आप छोटी सी उम्र में कॉलेज में थे जब आप जेल चले गए थे। तो उन दिनों की बताएं कि किस तरह से आपने मुश्किल हालात देखे। सख्त दौर था। पहली मेरी जो जेल थी वो मैंने गिरफ्तारी दी थी। ये भी आपको बताऊं कि हमारा एक कमिटमेंट था जर्नलिस्ट कम्युनिटी के साथ, और ज़िया-उल-हक ने जितने ट्रस्ट के अखबार थे वहाँ से सारे एडिटर्स और जो ऐसे लोग थे जो कि प्रोग्रेसिव लोग थे, उनको निकाल दिया था। तो एक स्ट्रगल बनी जो कराची प्रेस क्लब से शुरू हुई, जिसमें एक स्टूडेंट, एक मजदूर, एक किसान और फिर 2 जर्नलिस्ट, इस तरह वो गिरफ्तारियां देते थे। और उस वक्त तस्वीर भी नहीं बनती थी। आज तो ये सोशल मीडिया का ज़माना है, आप कुछ ना भी करें तो आप पूरी दुनिया में
आप दे देते हैं कि आप सिर्फ पुलिस आपको गले से पकड़, हमें तो यूँ उठा उठा के ट्रकों में डालते थे। जो उस ज़माने में माशाल्लाह था ज़ियाउल हक का, वो अपनी इंतहा पे था सख्ती के, और उस वक्त मिलिट्री ट्रायल हो रहे थे। हम पे भी मिलिट्री ट्रायल किया, जब अरेस्ट किया हमें, हमारे बहुत सारे लोग शहीद हो गए, जेलों में शहीद हो गए जिनके साथ जो इस स्ट्रगल में शामिल थे। तो हमने सारे दौर देखे हैं। ये लोगों को तो पता भी नहीं होगा कि ये जद्दोजहद होती कैसे, क्योंकि पहले एक नज़रियाती जद्दोजहद होती थी, पॉलिटिकल पार्टियों के भी नज़रियात होते थे, अब वो भी ख़त्म हो गए। नहीं, इसी में क्योंकि हम यही बात कर रहे थे कि वहाँ पे रहने से आपने एक नई जिंदगी आपने देखी, क्योंकि वहीं पे आपने जो अपनी स्टडीज को भी कंटिन्यू किया, स्ट्रांग हुआ, डिफरेंट लैंग्वेजेस आपने वहीं से, फिर इसके साथ साथ जो वहाँ पे जो कहदी थे उनके मसाइल को समझा। और देखिए क्या जबरदस्त ब्रिलियंट बात है कि आप वहां से निकलने के बाद होता है ना, यहाँ पे होता है जेल जाके इंसान पता नहीं और ही खराब हो जाता है, आप वहां से एक और बेहतरीन जबरदस्त अमेजिंग इंसान बन के बाहर आए और ज्यादा स्ट्रांग, आप उनकी आवाज बन गए। तो क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, वो वहाँ सारा हमने जुल्म, तशद्दुद जो कुछ देखा कैदियों के साथ, पॉलिटिकल वर्कर्स के साथ, तो वो सारी चीज़ें, वो कमिटमेंट और बढ़ता गया हमारा कि हमने कुछ करना है। और फिर मैंने ये डिसाइड किया कि भाई प्रोफेशन में जाके लोगों की मदद करनी है। लीगल एड उस वक्त अवेलेबल नहीं थी। जब मैंने शुरू किया था लीगल एड का काम, उस वक्त आपको हार्डली कोई ऐसा वकील वैसे इंडिविजुअल कैपेसिटी में अपने इर्द गिर्द के लोगों को हेल्प आउट करते हैं, ठीक है ना, लेकिन ऐसा नहीं था कि कोई ऑर्गेनाइजेशन हो और वो काम कर रही हो लीगल एड के लिए और विमेन चिल्ड्रन को जेलों से निकाल रही हो। हमने तो हजारों के हिसाब से लोग निकाले हैं। जिस दिन मैं किसी कैदी को या औरत को या बच्चे को रिलीज नहीं कराता था, मुझे आराम नहीं आता। मैं तो इतना एक्टिव था कि अगर सिटी कोर्ट में कोई मजलूम औरत, कोई बच्चा अगर आ जाए और कोई कैदी जो टॉर्चर वाला हो, मैं यूं उड़ता हुआ पहुंच जाता था उनके पास। और कभी हमने पैसे की तो सोचा ही नहीं है कभी। ये सारे डेडिकेशन होते हैं जो आपको बनाते हैं, और ये सारी जो इज्जत मिलती है, मैं समझता हूँ आज भी जो इज्जत है वो उसी काम और उसकी कंटिन्यूटी है। तो ज़िया साहब, मददगार की भी लाजमी बात करेंगे, क्योंकि आपने एक जो है ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की मैं बात करूंगी, ना सिर्फ नेशनल, इंटरनेशनली आपकी इसकी जो हेल्पलाइन की बात होती है, वो भी हॉलैंड में आपने इसका आगाज़ किया था, वहाँ पे भी इंटरनेशनली कि जहाँ किसी को हेल्प चाहिए हो तो वो इस मददगार, इस हेल्पलाइन के तवस्सुस से वो हेल्प जो है उसकी की जा सकती है। किस तरह से ये थॉट आई, एक चीज़। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये बहुत बड़ा कदम, बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, और मेरे ख्याल से जब आप कोई अच्छा काम करते हैं, कोई नेगेटिव वॉइसेस भी मौजूद होती हैं जो कहते हैं कि भाई ये सही नहीं है, वो नहीं है, आपने उस चीज़ को भी फेस किया होगा अपनी कम्युनिटी से भी, बाहर से भी। तो क्या कहना चाहेंगे, और स्पेशली मददगार के हवाले से भी हम जानना चाहेंगे। कम्युनिटी ने शुरू में तो मुझे बहुत तंग किया, लेकिन मैंने फिर ये तहैया कर लिया था कि मैंने वो सारे कदम उठाने हैं जिससे मैं अपनी कम्युनिटी में अपना रिकग्निशन करवाऊँ। और वो मैंने जब पहली दफ़ा सिंध बार काउंसिल का इलेक्शन लड़ा 95 में, तो मैंने सारे वोट का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इतने मुझे वकीलों ने वोट दिए जो मेरे काम पे एक मोहर लगा दी थी उन्होंने। उसके बाद मैं 4 दफ़ा सिंध बार काउंसिल का मेंबर बना, 4 दफ़ा 5-5 साल के लिए। फिर मैं पाकिस्तान बार काउंसिल में 5 साल रहा, 2010 से 15 तक, जो हाईएस्ट बॉडी है लॉयर्स की। और फिर सुप्रीम कोर्ट बार में भी मैं एग्जीक्यूटिव मेंबर इलेक्ट हुआ। ये सारे हमने इलेक्शन लड़े, ठीक है ना। तो इसका रीज़न ये था कि ये इलेक्शन लड़ने का कि जो हमारे पास कंजर्वेटिव ज़हन है, जो आगे बढ़ने नहीं देते, उनको हम थोड़ा सा वो नॉर्मलाइज करें। और ये अल्लाह का शुक्र है कि आज इतने लोग हैं जो ह्यूमन राइट्स पे काम करते हैं, इतनी ऑर्गेनाइजेशन बन गई हैं, कुछ अच्छी है, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ है अच्छी, कोई नहीं है ऐसी, कुछ लोगों ने वैसी नाम ने हाथ तो कर लिए, लेकिन काम बहुत कम लोग कर रहे हैं। बात यही है कि वो तो फिर देखें, जब आप प्रोसेस में होता है तो आप एक्सपोज हो जाते हैं, पता चल जाता है। दूसरा ये है कि जब मैं ये काम कर रहा था लीगल एड का, तो मुझे एक फ्रस्ट्रेशन ये होती थी कि हर औरत को, हर बच्चे को और हर मजलूम को, वो उसको थाने में भी सपोर्ट की ज़रूरत है, उसको मेडिको लीगल में भी ज़रूरत है, उसको जेलों में भी सपोर्ट की ज़रूरत है, सबके लिए। अब मेरे पास वो पूरा सिस्टम नहीं था। हम कहते थे हम लीगल एड दे सकते हैं कोर्ट में, बस हमारा और कोई काम नहीं है। लेकिन जब मैंने ये सारी फ्रस्ट्रेशन जब होती थी, तो हमने फिर खुद ब खुद ये रास्ता निकला कि एक ऐसा हमारे पास छतरी होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन की कि जहाँ लोग आएँ तो उनको सारी सपोर्ट मिले। तो हमने मददगार हेल्पलाइन 2001 में शुरू की यूनिसेफ के साथ मिलके, और वो पाकिस्तान की पहली विमेन एंड चिल्ड्रन की हेल्पलाइन है। और उसका रोल ये था कि हमारा पूरे पाकिस्तान में सबसे बड़ा रेफरल सिस्टम था। अगर आपको मेडिको लीगल चाहिए, अगर आप कोई डोमेस्टिक वायलेंस का अगर कोई केस आए, मेजॉरिटी वैसे ही आते हैं, तो डोमेस्टिक वायलेंस में अगर वो ज़ख्मी है तो उसको जो है ना वो मेडिको लीगल चाहिए फ़ौरन।
अगर उसको खतरा है तो उसको पुलिस की हेल्प चाहिए, अगर उसके पास शेल्टर नहीं है तो उसको शेल्टर चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरह के मल्टीपल चीजें उसको चाहिए थी जो हमारा मददगार हेल्पलाइन प्रोवाइड करता है। अच्छा, तो मैं अब क्योंकि बात हो रही है तो मददगार हेल्पलाइन का नंबर ही बता दीजिएगा ताकि देखने वाले। तो हमारा नंबर है 1098। लेकिन मैं आपको बताऊं, जब हमने ये बना ली तो 2003 में एक मीटिंग हुई हॉलैंड में, जिसमें कोई 45 कंट्रीज की हेल्पलाइन जमा हुई, और हमने वहाँ, हम तो बहुत मतलब नौजायद थे एक तरह से, 3 साल हुए थे हमें, लेकिन वहाँ पे जैसे इटली की हेल्पलाइन थी वो 70 साल पुरानी, यूके की हेल्पलाइन 60 साल पुरानी, इस तरह की हेल्पलाइंस थी। तो हमने बैठ के फिर अपना एक वो बनाया, चिल्ड्रन हेल्पलाइन की एक हमने ऑर्गेनाइजेशन बनाई CHI के नाम से, चाइल्ड हेल्पलाइन इंटरनेशनल। और फिर हमने पूरी दुनिया में हेल्पलाइंस बनाना शुरू की, और अब दुनिया के 188 कंट्रीज में हेल्पलाइन मौजूद है, और हम जुड़े हुए एक दूसरे से। अगर पाकिस्तानी कहीं दुनिया के किसी भी जगह फंस जाए, औरत बच्चा कोई मजलूम हो, कोई अगर वो वायलेंस का शिकार है, कोई उसको मसाइल हैं, तो हम यहाँ बैठे हुए अपने पार्टनर्स को कह सकते हैं कि वो मसले को हल करें। तो ये एक सिस्टम है, लेकिन मुश्किल ये है कि पाकिस्तान में जो 8-10 सालों से सिविल सोसाइटी के लिए जो है ज़मीन तंग हो गई है, वो अपना काम नहीं कर पा रहे, इवन UN भी नहीं कर पा रही। उसके रीजंस बहुत सारे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि वो हमें अपॉर्चुनिटी जो थी, वो सिविल सोसाइटी जो गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम कर रही थी, वो अब वो चांसेस नहीं है, और गवर्नमेंट भी नहीं कर रही। मसला ये है कि गवर्नमेंट कुछ करे, ये मिनिस्ट्रियाँ हैं वो NGO से भी छोटी हैं, पैसे उनके बहुत ज़्यादा हैं, उनकी तनख्वाहें भी बहुत ज़्यादा हैं, और उनका जो आउटपुट है वो मिनिस्ट्रियों का आउटपुट, विमेन की मिनिस्ट्री ले लें, सोशल वेलफेयर ले लें, आप ये 10 ह्यूमन राइट्स की मिनिस्ट्री ले लें। एक ज़माने में हम कहते थे कि इंस्टीट्यूशन बने, मोतसिब होना चाहिए, फलाना, अब वो बन गए तो वहाँ काम कोई नहीं हो रहा। अच्छा, लोगों को आगाही भी नहीं है, सच्ची बात है। आगाही वो कैसे करें? आगाही उनको देखें ना, आगाही वो हमारे साथ मिलेंगे तो आगाही करेंगे ना, हम करेंगे आगाही, हम उनको केसेस भेजेंगे, लेकिन हमें अगर काम नहीं करने देंगे, और फिर वो वहाँ पे एक स्टेलमेट है, सारे लोग भी अपॉइंट हो गए, स्टाफ भी है, गाड़ी भी है, बिल्डिंग भी है, काम नहीं है, कंप्लेंट्स नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा डिलेमा है, यानी कंट्रोल हो गया है सारी चीजें। ये डिलेमा है। आई टोटली अंडरस्टैंड। मुझे बताएं ज़िया साहब, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, आपने जिस तरह से काम किया, आप सबके लिए रोल मॉडल भी हैं। मैं कहती हूँ कि अभी तक फिल्म नहीं बनी आप पर, वैसे बहुत ड्रामे बन चुके हैं। स्पेशली इसका आगाज़ 1994 से पाकिस्तान टेलीविजन से ही हुआ था, जिसके आपके जो केसेस है उस पर जो तलत हुसैन साहब ने वो ड्रामा भी किया था। मैं चाहूँगी वो किस तरह से उसका आगाज़ हुआ था, क्या वो यादें हैं पाकिस्तान टेलीविजन से? क्योंकि 1994 की बात है, कोई सोशल मीडिया नहीं था, कोई प्राइवेट चैनल्स भी नहीं थे, और वो हम सब बड़े शौक से देखते थे। मैं आपको बताऊं ना, ये वो बहुत अच्छा ज़माना था, और मेरी PTV के साथ बहुत ज़बरदस्त यादें हैं। PTV के स्टूडियो, PTV के तरीक़ाकार, लोग सारे हमसे ऐसे थे जैसे फैमिली की तरह थे। और जब मैंने ये आइडिया डिस्कस किया था ज़हीर अहमद ख़ान साहब से, तो वो उस वक्त जनरल मैनेजर थे PTV कराची के। उन्होंने फिर, बजिया भी बैठी हुई थी, और शायद इकबाल पाशा भी थे, और भी जो सीनियर प्रोड्यूसर्स हैं वो भी बैठे हुए थे। तो उन्होंने कहा कि भाई हम इसको करेंगे, इन केसों को। मेरे इंडिविजुअल केसेस थे, उसमें एक स्टोनिंग टू डेथ का केस था, जिसको लेकर आना, मैं समझता हूँ कि PTV ने जो प्रोड्यूसर डेवलप किए हैं, क्लास है उनकी, कि वो कैसे बताते हैं। वो आप, इतनी पाबंदियाँ थी कि उसमें आप हर चीज़ बता भी नहीं सकते थे कि स्टोनिंग टू डेथ कैसे दिखाएंगे आप, लेकिन वो PTV ने जिस तरह से उसको किया, प्रोड्यूसर ने, शायद इकबाल पाशा ने, और फिर हमने टीम बनाई। टीम इस तरह बनी कि शायद इकबाल पाशा उसके प्रोड्यूसर बने, और हमीद काश्मीरी साहब को, हालांकि बजिया चाह रही थी कि वो लिखें, बजिया ने कहा कि इस प्ले को मैं लिखूंगी, मीटिंग के अंदर उन्होंने कहा, और ज़ियावान तुम खुद जो है वो उसको एक्ट करोगे। मैं बहुत यंग था उस वक्त, ज़ाहिर है, तो मैंने कहा मैं सोचने दे मुझे, मैंने तो एक्टिंग कभी नहीं की। तो बाद में मैंने उनको मना कर दिया, मैंने कहा मैं एक्टिंग नहीं कर सकता, मैं एज ए एक्टर अपनी, ये कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन मैं पहचान अपनी लॉयर की ऐसे से चाहता हूँ। तो उस वजह से मैंने वो, हालांकि बहुत टेम्पटेशन थी उस वक्त। आप सोच सकती हैं कि एक यंग आदमी हो, उसको PTV में हीरो का रोल मिल रहा है, हीरो का रोल, और आप छोड़ दें, तो हमने छोड़ा। तो हमें ये, हमारी इतनी मेच्योरिटी थी कि सोच समझ के हमने ये किया। फिर उन्होंने तीन लोग शॉर्टलिस्ट किए, ज़हीर साहब ने, एक आसिफ रज़ा मीर को, एक जो है ना वो तलत हुसैन को, और एक राहत काज़मी। ये तीन उस वक्त टॉप एक्टर थे। तो उन्होंने ये कहा कि इन तीनों में से किसी एक के साथ करना है। फिर फाइनली उन्होंने अपना
जो भी टेक्निकल चीज़ें माइंड इस्तेमाल करके तलत हुसैन को उन्होंने कहा कि वो इसका रोल करेंगे। और तलत हुसैन यहाँ मेरे पास रेगुलर आते भी रहे, ऑफिस भी, और पूरा हमारी बैठ के डिस्कशन होती थी। हमीद काश्मीरी साहब के मरहूम के घर पे भी हम यहाँ सदर में मूसा जी के पास उनका घर था, वो वॉक करते हुए मेरे ऑफिस आ जाते थे। शाहिद इकबाल वैसे जब पाशा, पहली एपिसोड देखी आपने स्क्रीन पे, आपकी क्या तासुरात थे? मैं आपको बताऊं कि इतना इस प्ले का वो था, रिस्पॉन्स था। आप नाम भी ले लीजिएगा ताकि अच्छा हो जाए। हाँ, रोज़न जिंदा का रिस्पॉन्स इतना था उस जमाने में, क्योंकि टेलीविजन होता नहीं था, लोग घरों में बहुत सारे लोग आके एक घर में बैठ के देखते थे, और ये 8 बजे का टाइम था शाम का, जो पीक टाइम होता था। उसमें हर दफा मुझे और प्रोड्यूसर साहब को आ रहा होता था कि इसका टाइम कम करो, क्योंकि इतने ऐड आते थे, पता नहीं करोड़ों रुपए जो है पीटीवी ने उसमें कमाए। और हम, मेरा तो उनसे कोई फाइनेंशियल मुआहदा नहीं था, और मुझे ज़ाहिर है मैं तो सिर्फ एक वॉलंटियरली उनको हेल्प आउट कर रहा था। मेरे केसेस आ रहे थे, आखिर में वो आता था कि भाई ये सारे वो केसेस हैं जो ज़ियावान ने किए हैं, बस इतना हमारा आता था। लेकिन वो भी बहुत बड़ी बात होती थी उस ज़माने में। लेकिन प्ले का आना और लोगों को अवेयरनेस देना, उसके बाद मुझे इवन सुल्ताना सिद्दीकी साहबा कई दफ़ा मेरे पास आके उन्होंने कहा कि जब वो उन्होंने अपना हम टीवी शुरू किया तो बोला मैं वो बनाना चाहती हूँ उस तरह के। तो मैंने उनसे माजरत कर ली। वजह ये थी कि मैंने देखा कि लोग स्टोरी में चले जाते हैं, अवेयरनेस कम थी उसमें, क्योंकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग, वो कई दफ़ा तो लोग कहते थे लोग मर जाएंगे इसको देख के, इतना मतलब वो हार्ट के मरीजों के लिए भी बड़ा वो था, जो जुल्म और ज्यादती एक्चुअली होती थी उन लोगों के साथ, वो बताना बहुत मुश्किल काम था। लेकिन देखिए मैं आपको एक बात बताऊं कि जो पीटीवी के जो थे ना उस ज़माने के जो प्रोड्यूसर्स, वो बहुत आउट क्लास होते थे। इतने जुल्म और जबर के ज़माने में पीटीवी में काम करना और चीज़ें लेकर आना। मुझे याद है एक दफ़ा वो यास्मीन जो होती थी, यास्मीन इस्माइल, बहुत अच्छी एक्टर थी। एक उसमें प्ले में एक ऐसा रोल था प्रोस्टिट्यूट का। अब वो बता भी नहीं सकते थे, आप तवाइफ भी नहीं बता सकते थे, तवाइफ बोल भी नहीं सकते थे, लिख भी नहीं सकते थे, इतनी पाबंदी थी। उन्होंने क्या किया, उसके पाँव में एक झांझर लगा कर खाली पाँव ले लिया, वो रक्शे में बैठ जाती, ठीक है ना। जो है ना, फिर एक स्टोनिंग टू डेथ का केस था जो मैंने किया था, जिसमें एक कपल को सजाए मौत हो गई थी कि उनको स्टोन करके मारेंगे पत्थर से, ठीक है ना। एडल्ट्री का केस था, हदूद ऑर्डिनेंस में, हम हदूद ऑर्डिनेंस के खिलाफ थे, तो हमने वो लड़ा, तो वो उसमें फिर हमने निकाल लिया बाहर उसको। और वो पूरी दुनिया में मेरे जितने फ्रेंड्स थे, वर्ल्ड, यूएस में, जापान में, हर एक ने वो तस्वीरें देखी मेरी, जो हमने उस कपल को छुड़ाया। उस पर उन्होंने दिखाया कि ये कौन सी वो एजाज है ना, जो क्या नाम है उनका एक्टर जो है, शगुफ्ता एजाज, आपने कहा शगुफ्ता एजाज। ओके, शगुफ्ता एजाज का रोल था उसका एक्यूज का। वो लॉकअप में बैठी हुई है और उसको ख्वाब आता है कि लोग उसको पत्थर मार रहे हैं, वो दिखा दिया। वो क्लास ही बहुत जबरदस्त थी पीटीवी के उसकी। और ये प्ले इतने पॉपुलर थे कि 8 बजे के बाद लोग सड़क पे नहीं होते थे, प्ले देखते थे। देखिए, डॉक्टर भी बन जाते हैं, वकील भी बन जाते हैं, लेकिन सबसे पहले अच्छा इंसान बनाना, उसकी एथिक्स, उसकी चीज़ों को ट्रेन करना बड़ा ज़रूरी होता है, जो यहाँ पे अभी भी हम मिस करते हैं बहुत सारी फील्ड्स में। तो लेकिन इसमें आपका जो रोल है बहुत अच्छा, बहुत पॉजिटिव रहा, तो क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, जो इस प्ले के अंदर एक मैं ख़ास बात बताऊँ आपको कि इस प्ले में हमने 2 लड़कियाँ दिखाई थी जो लॉयर लड़कियाँ। उन दिनों लॉयर लड़कियाँ नहीं होती थी फील्ड में, हार्डली 1, 2, 3 बस। ये कौन से सन की बात? 1994? ये 94 की बात कर रहा हूँ उस वक्त। और जब वो हमने दिखाई कि वो असिस्ट कर रही हैं उनको, तलत हुसैन को, मतलब जो मेरा रोल कर रहे थे वो, तो वो असिस्ट कर रही हैं, उसको देखते हुए मुझे बहुत सारी लेडी लॉयर्स ने कहा कि हमने प्रोफेशन में हम आए उस प्ले की वजह से। क्या बात, इतना उसका इम्पैक्ट है। देखिए, हर चीज़ का इम्पैक्ट है जब आप काम कर रहे होते हैं। मैंने टॉक शो भी किया 50 मिनट के नाम से STN पे, उस पर जेन्युइनली चीज़ों को उठाया, जस्टिस सिस्टम को चैलेंज किया, और मैं करता हूँ। मैं समझता हूँ कि आपको इंसाफ के लिए बात करनी चाहिए। हमारा इंसाफ का निज़ाम जो है वो लोगों को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, नाकारा हो गया है, इसको सही करने की ज़रूरत है। और मैं अक्सर ये कहता हूँ कि इसको इंजेक्शन से आप सही नहीं कर सकते, इसकी सर्जरी की ज़रूरत है पूरे इंसाफ के निज़ाम की, जिसमें जज भी है, वकील भी है, स्टाफ भी है, प्रोसिक्यूटर भी है, गवर्नमेंट भी है। ये सारे के सारे उसके जिम्मेदार हैं और सबको ठीक करना। तो इसके लिए हमें काम करना चाहिए। तो वो फिर मेरी जो स्ट्रगल है रूल ऑफ लॉ के लिए या जुडिशरी की इंडिपेंडेंस के लिए, लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए, तो वो हम बार काउंसिलों के थ्रू
बार के इलेक्शनों के थ्रू हम ये आवाज़ रेगुलर रेस कर रहे होते हैं कि हमने ज़िंदगी में, अपनी ज़िंदगी में जो हम बेसिकली हम अंडर यूटिलाइज्ड हैं। पाकिस्तान में अगर आपके पास टैलेंट होता है ना, तो आपको लोग आपसे दूर भागते हैं, आपको वो जगह नहीं मिलती जो आपकी होती है। तो हम यूटिलाइज नहीं हो सके बहुत सारी जगहों पे, हम बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते थे। मेरे पास पूरी दुनिया का एक्सपीरियंस है, 72 कंट्रीज़, और कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं जिसमें मैं 50-50 दफ़ा गया हूँगा। और हम रिटर्न करना चाहते हैं अपने मुल्क को, लेकिन यहाँ इन चीज़ों को कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ पे जब ऐसे कोई काम होता है तो हम सबसे आखिर में होते हैं। लेकिन वैसे सच्ची बात है कि वही बात है ना, आप जो बीज डालेंगे वही वैसे ही आपको फल मिलेगा। तो माशाल्लाह से जो बीज आपने अपने लिहाज से जो हिम्मत की है वो बहुत अच्छा है। और हम ये भी देखते हैं, जब मैं कोर्ट में जाती हूँ तो मुझे तो वही मैं हैरान हो रही, लड़कियां ही खवातीन ही दिखाई देती हैं कोर्ट में। ये एक अच्छा चेंज है। मैं यहाँ पे अब्दुल सत्तार ईदी साहब, मदर टेरेसा का जिक्र लाजमी करूँगी, क्योंकि वो भी हमारी लेजेंडरी ऐसी पर्सनालिटीज़ हैं जिन्होंने इंसानियत के लिए बहुत काम किया। आपने उनके साथ काम किया है, तो उस एक्सपीरियंस को किस तरह से शेयर करेंगे जो आपने मिलकर जो काम किया है? सिर्फ यही नहीं, मैंने जस्टिस दोराब पटेल के साथ काम किया, मैंने आसमा जहांगीर के साथ भी काम किया, हम इकट्ठे थे। मैं HRCP का काउंसिल मेंबर भी होता था, और ट्रैवल भी मैंने दोराब पटेल साहब के साथ, जस्टिस दोराब पटेल साहब के साथ किया है। मैं समझता हूँ कि ऐसी पर्सनैलिटीज़ पाकिस्तान में लेजेंड पर्सनैलिटीज़ हैं। और फिर ईदी साहब के साथ मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन रहा, बहुत ज़्यादा काम करते थे। और अब भी मैं ईदी सेंटर के लिए जितने भी इश्यूज होते हैं वो सब मेरे पास, फैसल ईदी मेरे पास रेगुलर आते हैं। उनके जो काम हो, उनको कोई इश्यूज हो, वो मैं मुल्तान में उनका सेंटर जो है ना, उनको प्रॉब्लम है तो मुल्तान जाऊंगा, उनके लिए केस करके आऊँगा। इसी तरह कई केसेस इस्लामाबाद के वो मुझे कहते हैं कि आप कर दें, मैं जाके कर देता हूँ उनको। तो ये तो हमारा ज़ाहिर है। और फिर मदर टेरेसा के साथ मैंने काम किया, इसलिए कि उनका जो शेल्टर था, पिक्चर भी रखी पीछे वो, हाँ ये आप देख रहे हैं, हाँ जी हाँ। तो ये मदर टेरेसा जो है, उनका एक शेल्टर था कैलकटा में, और वो ट्रैफिकिंग के विक्टिम्स हैं और उनको शेल्टर देती थी। तो उस हवाले से हमारा यहाँ भी उनका सेंटर मौजूद है। पाकिस्तान में भी जो ओल्ड एज के सेंटर्स हैं जो मदर टेरेसा ने बनाए हुए हैं, तो वो उनके साथ बाकायदा हमने काम किया है। तो मुझे फ़ख्र है कि ज़िंदगी हमने बहुत अच्छी गुजारी है और बड़े बड़े लोगों के साथ काम किया, उनसे सीखा है। हम तो अभी तक अपनी स्ट्रगल में, वो बहुत बड़े लोग थे और अल्लाह ताला उनको, फिर CPLC जैसे यहाँ बनी, तो हम भी, हमारी ऑर्गेनाइजेशन भी उसी ज़माने में बनी। तो CPLC को थ्रू आउट जमील यूसुफ और नाजिम हाजी के ज़माने में जितनी लीगल एड की ज़रूरत होती थी वो हम प्रोवाइड कर रहे होते थे। आपको एक केस ऐसा हुआ था कि CPLC ने कहा कि हमारे ये यहाँ पे सिविक सेंटर पे हज़ारों गाड़ियाँ जो है ना, वो ये जब ये एक्सपो बना नहीं था, तो यहाँ हज़ारों गाड़ियाँ जो हैं, जो लोगों की चोरी हो जाती हैं, छिन जाती हैं, पड़ी हुई थी और सारी ख़राब हो रही थी। और मेजॉरिटी गाड़ियाँ जजों, वकीलों और पुलिस वाले और IG और ये सारे पावरफुल लोगों ने उनकी गाड़ियाँ लेके चला रहे होते थे। तो वो पिटिशन हमने CPLC की तरफ से फाइल की, सारी गाड़ियाँ हमने वापस करवाई, चाहे वो जज हो, IG हो, DIG हो या कोई और ब्यूरोक्रेट्स हो, सब ने फिर गाड़ियाँ वापस की, मुफ्त की गाड़ियाँ चला रहे थे। ये एक अलमिया है हमारी सोसाइटी का। लेकिन मैं चाहूँगी कि हमारे देखने वाले हमारे नाज़रीन के लिए, हमारे जो ऐसे बच्चे हैं जो अभी भी वकालत के साथ जो है जुड़ना चाहते हैं और अभी इस पेशे से भी वाबस्ता हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? अपना कमिटमेंट प्रोफेशन के साथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब हमारे पास यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं जो कहते हैं कि जी हमें जल्दी जो है वो वकील बनना है, कुछ करना है। वो आके कहते हैं कल से हम शुरू कर दें। मैं कहता हूँ नहीं, पहले वकील बनो, फिर लोगों को हेल्प कर सकते हो ना। आप अगर वकील ही नहीं बनेंगे तो आप लोगों को क्या हेल्प करेंगे? कुछ थोड़ी सी मेहनत करेंगे, और आपका प्रोफेशन के साथ कमिटमेंट होना बहुत ज़रूरी है। और लेकिन मैं एक और बात जो ज़रूरी समझता हूँ, हर वकील के लिए एक मैसेज है, चाहे वो नया हो या पुराना हो, कि देखें हमारे प्रोफेशन की ज़कात लीगल एड है। अगर आप प्रोफेशन में कोई ज़कात देना चाहते हैं तो आप मजलूमों की मदद करें, उनके केस करें। आप साल में चाहे 5 करें, 10 करें, फ्री करें लोगों के केसेस। जी बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जी नाज़रीन, ये थे हमारे रियल पाकिस्तानी ज़िया अमान साहब और हमने इनकी गुफ्तगू सुनी। और जिस तरह से हमारे वकील ऐसे एक्टिविस्ट ज़िया साहब मौजूद हैं, वो खुद कहते हैं आएँ हमसे हेल्प लें, हम मौजूद हैं। लेकिन जो लोग वैसी शिकायतें कर देते हैं कि जी यहाँ पे तो इंसाफ नहीं मिलता, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर आपको इंसाफ चाहिए तो थोड़ी हिम्मत करें, तो आपको यकीनन इंसाफ ज़रूर मिलेगा। इसी बात के साथ अपना बहुत ख्याल रखें। मुझे मोना खान को इजाज़त दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।